चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहीं नहीं, मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं करता भाई मैं। आई एम डैम सीरियस। क्या लिखा हुआ है? रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। क्या लिखा है बेटा? रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। कहते हैं वेन एवर, क्या लिखा हुआ है? PROI, मेक क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे? भारत में। तो सर्टेन प्रोस्क्राइब फॉर्म्स हैं जो आपको फाइल करने पड़ेंगे विद इन द टाइम फ्रेम, ठीक है। सो वही हम यहाँ पे डिस्कस करना। अगेन छोटा सा टॉपिक है, जल्दी फिनिश हो जाएगा ये। तो अब रिपोर्टिंग की जरूरत क्या है? ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कॉम्प्लायंस वगैरह होता रहे फैमा के हिसाब से। तो ये लिख लिया आप लोगों ने? ओके। चलिए, सबसे पहला फॉर्म है। लिखा बेटा? चलिए, तो ये हो गया पहला फॉर्म, FCGPR। मोस्टली फाइल होता है ये। क्या होता है बेटा? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स कंपनी सेक्रेटरी के लिए तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। FCGPR क्या बेटा? FCGPR, इसको इसके जो फुल फॉर्म है, फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न। क्या बेटा है? ग्रॉस प्रोविजनल एप्लीकेबल क्या है? जब भी कोई इंडियन कंपनी बेटा क्या इशू करेगी? इक्विटी इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट। किसको? अच्छा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पर सिर्फ इक्विटी शेयर से नहीं है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से भी है, कन्वर्टेबल डिवेंचर से भी है, ठीक है ना। अच्छा, और इसको हम क्या ट्रीट कर रहे हो? तुम बताओ। लिस्टेड कंपनी के केस में
ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमने 1% शेयर इशू करे हैं। तो क्या ये एफसीजीपीआर फाइल होगा यहाँ पे? क्यों? इक्विटी शेयर इशू करें, इक्विटी शेयर इशू करें हमने। क्या? तुम बताओ भाई, क्या याद है तुम लोगों को फिर? बेवकूफो। हाँ जी। है। हाँ, मैंने लिस्टेड कंपनी बोला है। तो क्या है ये? हाँ। तो एफडी है ही नहीं, तो क्या फॉर्म फाइल करोगे? कंडीशंस क्या कह रही है? एफसीजीपीआर फाइल कब होगा? जब उसको हम ट्रीट करेंगे क्या? अच्छा। ये ऑल्सो एप्लीकेबल है किसमें? पार्टिसिपेशन क्या, इंटरेस्ट या फिर राइट इन ऑयल फील्ड्स में, तो वहां पर भी एफसीजीपीआर फाइल करना आपको पड़ेगा। अच्छा, टाइम लिमिट क्या है इसकी? 30 दिन। कौन फाइल करेगा? ऑफ कोर्स इंडियन कंपनी फाइल करेगी। समझ में आया? सुधर जाओ बेटा, पढ़ लो ढंग से, बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट लिखो। लिखा। अब देखो, एक फॉर्म जाता है बेटा एनुअल रिटर्न्स के लिए। किसके लिए? फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? देखो, इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं है, ये वेबसाइट से जाता है। किसके थ्रू जाता है? वेबसाइट के थ्रू जाता है। कौन फाइल करती है इसको? जो रिसीव कर रही है क्या? और एलएलपी जो रिसीव कर रही है क्या? फॉरेन कैपिटल। और गेटिंग में मतलब भारत की कंपनी जो एफडीआई रिसीव कर रही है वो, और दूसरी बेटा एलएलपी जो रिसीव कर रही है फॉरेन कैपिटल। आपको ये हर साल फॉर्म फाइल करना पड़ेगा ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू। ये आरबीआई कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं, जैसे एफसीजीपीआर या आपने पढ़ा था ना एफसीटीआरएस। तो एज सच कोई फॉर्म स्पेसिफिक नहीं है, आप वेबसाइट से फाइल करते हो। उसकी ड्यू डेट क्या होती है बेटा? ऑन और बिफोर 15 जुलाई एवरी ईयर, मतलब हर साल 15 जुलाई से पहले पहले आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है। ठीक है, इनकी ड्यू डेट इसकी क्या होगी? लास्ट डेट 15 जुलाई। ठीक है, और अकाउंटिंग ऑफ कोर्स क्या लेंगे इसमें? यानी कि पिछले
फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी आपने फॉरेन ट्रांजैक्शंस करी हैं एफडीआई से रिलेटेड, फॉरेन कैपिटल से रिलेटेड, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप एक एनुअल रिटर्न के फॉर्म में फाइल करोगे। और ये हर साल जाएगा। कब जाएगा? जब तक एफडीआई आपके पास रिसीव्ड है। ठीक है। अगला देखो। बताओ एफसीटीआरएस कब फाइल कर देते हैं हम? हाँ जी। अभी तो पढ़ा था तुम लोगों ने। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग घर पे जाके? था मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा भाई। सिक्योरिटी जब हम ट्रांसफर करते हैं तो इसका यूज करते हैं ना बेवकूफो। फिर कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सब। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? इतना समझा दिया है फिर भी वही हरकतें हैं। ये ओनस कितनी बार पढ़ चुके हो बेवकूफो? क्या होता है ओनस का मतलब? फिर से पूछा था मैंने। क्लास करो कहिएगा तो।
हो गया। हम्म। बोलो जी। हो गया जी। देखो सर, अब यहाँ पर बेटा बेसिक बात आ रही है ट्रांसफर को लेके, किसको लेके। तो यहाँ पर एक फॉर्म यूज होता है क्या, FCTRS क्या यूज होता है, फॉरेन करेंसी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो जब हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करते हैं तो हम इस फॉर्म को यूज करते हैं जनरली। तो कहते हैं व्हेन FCR रिक्वायर्ड, कब, ऑब्वियस सी बात है जब ट्रांसफर हो रहा है बीच में, किसके बीच में बेटा, NR मतलब नॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में जो नॉन रिपेट्रेबल बेसिस पे है, या फिर नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट के बीच में जो रेपिट्रेबल बेसिस पे है। ठीक है, तो ओनर्स ऑफ कोर्स किसके ऊपर होगा, रेसिडेंट ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, RO का मतलब ट्रांसफरर, RE का मतलब ट्रांसफरी, ठीक है। अच्छा सुनो, ट्रांसफर ऑन अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है तो भी आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, FCTRS फाइल करना पड़ेगा। और एक होता है रूल 9(6) ऑफ ट्रांसफर, कहते हैं रिपोर्ट ऑन रिसिप्ट ऑफ एवरी ट्रांस ऑफ पेमेंट, मतलब जैसे अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आ रही है, किस में आ रही है, तो जब जब इंस्टॉलमेंट रिसीट होगा तब तक आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगेन ओनर्स किसके ऊपर है, रेसिडेंट पार्टी के ऊपर। और ऑयल फील्ड में अगर कोई राइट ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर भी आपको FCTRS फाइल करना पड़ेगा। समझ में आया, बोलो। हाँ, इसका टाइम पीरियड तो पढ़ चुके थे आप, 60 दिन के अंदर अंदर ये फाइल करना होता है, ठीक है। ट्रांसफर या जितना अमाउंट आ जाए वो जो भी पहले होगा उससे 60 दिन के अंदर फाइल हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हम्म, देखो भैया, हाँ, एक फॉर्म होता है क्या, इशू, कौन सा फॉर्म, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है। ऑफ कोर्स क्या कर रहे हो आप, यानी कि सुनो, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, भाई अगर तुम कंपनी सेक्रेटरी हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने कंपनी चेक पढ़ा हुआ है, इशू पढ़ा है ना। अच्छा, उस केस में मान लो कि आपकी कंपनी में एक डायरेक्टर है जो फॉरेनर है और उसको हम इशू इशू कर रहे हैं, क्या इशू कर रहे हैं, तो क्या कंपनी एक्ट के कॉम्प्लायंस इनफ है, नहीं सर, फिर आपको यहाँ पर फैमा के कॉम्प्लायंस भी फुलफिल करने पड़ेंगे। कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, और ये फॉर्म जनरली किसको फाइल होता है, एडी बैंक को, किसको बेटा, एडी बैंक। RBI को डायरेक्टली फाइल नहीं करते हो आप, किसको फाइल करते हो, एडी बैंक को, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इशू किसको फाइल दे रहे हो आप, फॉरेन डायरेक्टर को, फॉरेन एम्प्लॉय को, या फिर एम्प्लॉय डायरेक्टर, किसका, किसका ज्वाइंट वेंचर, किसका, कहां पर स्टेब्लिश है,
अब्रॉड में टाइम लिमिट क्या है इसकी? 30 दिन के अंदर अंदर कर देना जी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? समझने वाला है क्या इसमें वैसे? एक फॉर्म है DRR। देखो भाई, कोई कंपनी क्या इशू कर रही है? डीआर। क्या होता है डीआर? डिपॉजिट रिसिप्ट। या क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो किसको? कौन सी स्कीम के तहत? डिपॉजिट रिसिप्ट स्कीम 2014। अच्छा, तो आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा क्या? फॉर्म DRR। क्या फाइल करना पड़ेगा? DRR। ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट रिटर्न होती है। क्या होती है बेटा? कौन फाइल करता है इसको? कस्टोडियन। ये कौन फाइल करता है? और इसका टाइम लिमिट कितना होता है बेटा? 30 डेज फ्रॉम द इशू या फिर ट्रांसफर की डेट से आप इसको फाइल कर देंगे। सिंपल है। बोलो। ऐसी आवाज निकल रही है। चलिए अगला लिखिए। फॉर्म LLP 1 और एक फॉर्म LLP 2। एप्लीकेबिलिटी है when LLP receive capital contribution, profit share from non-resident। लिखा?
देखो बेटा, दो फॉर्म्स हैं, LLP 1 और LLP 2। LLP 1 एप्लीकेबल ऑफकोर्स किसके ऊपर है? LLP के ऊपर, जो क्या रिसीव कर रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिट शेयर फ्रॉम नॉन रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि आप फॉरेन से कैपिटल रिसीव कर रहे हो, ये जो प्रॉफिट में शेयर दे रहे हो किसको बेटा? नॉन रेसिडेंट को। ठीक है, तो टाइम लिमिट कितना है? आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, और एक फॉर्म है क्या? LLP 2 एप्लीकेबिलिटी। ट्रांसफर कर रहे हो या डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसका? या फिर जो प्रॉफिट शेयर आपको मिला था नॉन रेसिडेंट से उसको। और ये किसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में। तो 60 दिन के अंदर आपको LLP 2 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। समझ में आया? बोलो यार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये सारे फॉर्म्स पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। और CS का मेन काम ही क्या होता है? फॉर्म फाइलिंग्स। ठीक है, कॉम्प्लाइंसेस करोगे फिर क्या करोगे? हाँ जी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आपको फॉर्म्स पता होने चाहिए सारे। इसलिए मैंने आपको वो होमवर्क भी दिया था कि एटलीस्ट आप ना फॉर्म्स का एक चार्ट बना लो। लेकिन कुछ बच्चों को लगने लग गया कि भैया टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम अपना। प्रॉब्लम तो ये है ना, पढ़ाई में भी इनका टाइम वेस्ट हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हो तुम। तो वो करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, और ये फॉर्म्स बनाओगे, चार्ट बनाओगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी हर चीज कर रहे हो तुम जीवन में, चार्ट बनाने में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लिखा? इस सारे फॉर्म पढ़ लेना, एग्जाम में आते हैं। हो गया? कॉपी खत्म हो गई? क्या लिखा हुआ है? LECFII। ठीक है, तो एप्लीकेबल है उसके लिए जो परचेज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, क्या बेटा? किसने? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने। और कहां से? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और इसको फाइल्ड कौन करेगा? ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक। ठीक है, और एक होता है फॉर्म LECNRI। ठीक है, ये एप्लीकेबल है किसके ऊपर? परचेज कर रहे हो शेयर्स, ट्रांसफर कर रहे हो शेयर्स, कौन बेटा? NRI और OCI, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और ट्रांजेक्शन कहाँ हो रही है? अगेन बेटा, ये फाइल्ड बाय ऑथराइज कैटेगरी डीलर। ठीक है, जो बैंक है आपका वो। कितने फॉर्म हो गए? कितने? 10 हो गए? 10? 10 हुए होंगे यार।
देखो भाई, एक फॉर्म है क्या, INVI, जो कौन करता है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। पता है ना, इन्वेस्टमेंट व्हीकल पढ़ चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी। तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल बेटा जब यूनिट्स इशू करता है किसको, नॉन रेसिडेंट को, तो उस केस में 30 दिन के अंदर अंदर आपको INVI फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। इंटीमेशन दोगे, क्या दोगे, इंटीमेशन। समझ में आया, पक्का। हाँ जी। इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है प्राची। हम्म। उसमें ये आ सकता है, जैसे हमारा यहाँ का कोई PRI है, वो PROI है, PRI की मदद से शेयर इन्वेस्टमेंट कर हाँ। डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्या होता तो वो ये जो PRI है ना, वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहा है श्योर फॉर्म। है, ओके। उस PRI में किसकी इन्वेस्टमेंट है। फॉर फॉर्म। वेरी गुड। अब उसकी रिपोर्टिंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्या इसको भी हम FDI ही मानते हैं, या ये भी FDI होता है, ठीक है। उफ, उफ। पता है, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना भाई, आपको बताता हूँ। अभी याद है मैं सेमिनार में गया हुआ था, सेमिनार में गया था ना, तो वहां पे जो कंपनी सेक्रेटरीज बैठे हुए थे ना, एक्चुअली सेमिनार था फेमा के ऊपर। किसके ऊपर था, फेमा के ऊपर। और मोस्टली वहां पे जो कुछ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कुछ लोग डाउट ऐसे ऐसे सिली डाउट्स पूछ रहे थे, आपको क्या होता है डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, राइट। यस, यस। हाँ। नहीं नहीं नहीं। और मैं, मेरा दोस्त और मेरा एक और दोस्त, हम तीनों पीछे बैठ के हंस रहे थे इनके ऊपर। फिर उन्होंने पूछा भाई फेमा किस किस को आता है, तो मेरा दोस्त कह रहा है इसको आता है। फिर बाद में उसको पता लगा कि मैं तो पढ़ाते ही हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को बुला लिया स्टेज पे, कह रहा सर आ जाओ दोनों मिलके पढ़ाते हैं। मैं गा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उन्होंने डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन करने को बोला मेरे को। तो फिर मैंने बताया वहां पे, तो मोस्ट ऑफ पीपल्स ऐसे सिली सिली क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं, सिली क्वेश्चंस। इससे ये पता लगता है कि मोस्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज आर नॉट डीलिंग इन फेमा, ठीक है। वो कंपनीज एक्ट के दौरान ही अपनी लाइफ चल रही होती है। वो बेसिक पूछ रहे थे सर, GPR, जो एफसी पढ़ा था ना, एफसी GPR फॉर्म, ये कब फाइल होता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बेवकूफ थे, मैं ये कह रहा हूँ कि फेमस से दूर हैं बहुत सारे लोग। तो ये अच्छा फील्ड है आपका इन फ्यूचर में, अगर आप फेमा में अच्छा बहुत पैसे कमाते हैं। अब जो सर वहां पे आ रहे कहते हैं ना, देवेंद्र सुहास, ठीक है, वो हमें बता रहे थे सर एक फॉर्म फाइल करने के कम से कम नहीं तो 30,000 रुपीज लेते हैं, और अभी उनको 40 फॉर्म फाइल करने थे। एक फॉर्म के कितने, 40 × 30 कर दो, 12 लाख रुपए फॉर्म फाइल करने। क्यों, क्योंकि मार्केट में ना फेमा में कोई डील नहीं कर रहा है। तो अच्छा स्कोप है, अच्छा फील्ड है, इसको अच्छे से पढ़ो। समझ रहे हो। कुछ नए नए कंपनी सेक्रेटरीज भी आ रखे थे वहां पर, जो फ्रेशर होते हैं ना, बिल्कुल एकदम नए नए CS बने। बड़े सीरियस थे बेचारे, मैं इतने सीरियस क्यों थे। होता ना, उनको लगता है कि भाई साहब पहली बार आया, पता नहीं क्या होगा क्या हो गया, बड़े डरे हुए से थे। और हम तीनों पीछे बैठ के मजे से ले रहे थे, बैक बेंचर नहीं होते क्लास में, जस्ट लाइक दिस है। नहीं वो तो अलग है, वो तो हम मॉल गए थे फिर घूमने। मैं एक कैफे गया वहां पे, जनजी कैफे, नोएडा में है। जनजी कैफे में क्या होता है, देख के आते हैं जरा यहाँ पे। तो उसी के मॉल के बाहर लगा रखा था वो, होली का प्रोग्राम हो रहा था।
तो क्या बता रहे थे पता है आपको? बेसिक उनका लेक्चर क्या था? डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिपेट्रेबल बेसिस पे चीजें कैसे चलती हैं, नॉन रिपेट्रेबल क्या होता है, पता है ना आप लोगों को ये सारी? पढ़ा हुआ है? अभी पढ़ा है, 2 साल बाद भूल जाओ अगर इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे। समझ रहे हैं बात को? बोलो भैया। तो इसलिए थोड़ा सा ना सहमा। अकाउंट्स आपको कहीं काम नहीं देगा, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। अकाउंट्स क्यों काम नहीं देगा आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि भैया उसमें ना मोस्टली क्लाइंट आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा? हाँ, अकाउंट्स तुम्हें इसलिए आना चाहिए ताकि तुम उसको पढ़ सको, इतना तो आता ही है सर। पर अगर आप ये सोचोगे मैं अकाउंट्स में धुरंधर बन जाए, करोगे क्या उसमें धुरंधर बन के? तुम्हारा स्कोप है ही नहीं अकाउंट्स में। समझ रहे हो ना? तो भैया तुम्हारा एक्स बस वही है। समझ रहे हो? तो भैया आपका 90% फोकस ना लॉज में ही हो तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि यही आपको करियर बना के देंगे आपको। फैमा, सेबी, देखो कंपनी लॉ तो है ही। कंपनी लॉ के अलावा अगर आपको फैमा और सेबी में कमांड कर ली ना भाई साहब, लाइफ ही तुम्हारी सेट हो जाएगी, पहले बता रहा हूँ। हेलो। हाँ। अरे माइनस कर लो ना, 4,465। हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर से एक स्कैनर भेजूंगा, ठीक है? 15, 14, 15। हम्म। दिखाइए। 14,535। 14,535। लिख लिया? अच्छा, इस बार प्रोफेशनल में टॉप 3 रैंकर कौन है? महिलाएं? गर्ल्स है ना? एग्जीक्यूटिव में भी कौन है? पता नहीं, प्रैक्टिस में और जॉब में कहाँ गायब हो जाती है। वहां सारे मेले भरे हुए हैं। इक्का दुक्का गर्ल्स मिल जाएंगे मोस्टली। ये चक्कर में को समझ नहीं आ रहा। समझ रहे हो? अब तो वुमेन एम्पावरमेंट की वेव भी चल रही है भाई। ये लड़कियां रैंक ला के कर क्या रही है फिर? करीब बर्तन धो रही है। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। ऐसा क्यों है मेरे को समझ नहीं आया है।
मोस्टली कम देखो ना, अगर आप आईसीएसआई के वो भी देखोगे, चेयरमैनशिप और वाइस चेयरमैनशिप, उसमें भी कहाँ है वुमेन्स? इक्का दुक्का होगी बस। और टॉप रैंकर कौन है? गर्ल्स ही हैं। क्या हो रहा है समाज में? अब खाने खाने की सोचते रहोगे, में से ही होगा ना फिर। पहले खाओगे फिर धोओगे बर्तन। देखो क्या लिखा हुआ है, डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग। इंटीमेट किसको करना है यहाँ पे? ठीक है। डीपीआई, ठीक हो, ठीक है। इंडियन कंपनी इन्वेस्टमेंट व्हीकल मस्ट नोटिफाई, नोटिफाई करोगे किसको बेटा? कब कब नोटिफाई करोगे? जब डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करोगे, या फिर कंसिडर करोगे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है? 30 दिन के अंदर अंदर इंटीमेशन देनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सिंपल सी बात है सर, डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो या इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपको इंटीमेशन देनी है किसको? डीपीआईआईटी को। किसको बेटा? डीपीआईआईटी को। कितने दिन के अंदर अंदर? अच्छा, एक फॉर्म फाइल करना है, क्या नाम है इस फॉर्म का? डीआई। किसको कहते हैं सर? व्हेन डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट रिजल्ट टू क्या बेटा? अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। मतलब डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको इक्विटी शेयर अलॉट करने पड़ रहे हैं, तो उस केस में आपको फॉर्म डीआई फाइल करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 30 डेज, जिस दिन आपने अलॉटमेंट किया है। अच्छा, ये फॉर्म किसके पास जाता है? आरबी के पास। समझ में आया? बोलो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। वैसे आप लोगों से अगर मैं बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि तुम लोगों ने अपना मतलब करियर किस में सोचा हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट्स में, जो तुम्हें लगता है कि यार ये हमारा करियर बड़ा अच्छा कर देगा? अंजलि, बताइए। बताओ। कब सोचेंगे फिर? नेहा है? जसमुद्दीन। हम्म। तुमने? कंपनी लॉ में? अच्छा। हाँ हाँ हाँ। क्या मतलब? क्लास रही जी। हम्म। बहुत है। अच्छा। एंड यू गाइस? करेगा सर, पता ही नहीं। लेबर लो। ओके। एंड यू मिस? क्या अच्छा लगता है? हैमा? हैमा तुम पढ़ कहाँ रही हो? अच्छा। और तुमने भाई? इन्वेस्टमेंट। तुम्हारा टर्न खत्म हो गया। स्टॉक मार्केट। सेबी। अच्छा। अगर आपको एक लिस्टेड कंपनी में सीएस बनना है, वैसे तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, बट तुम्हें अपना करियर सोचना है किसमें?
ये तो घूम रही है। फैमा प्लस क्या? ये तीन हथियार हैं आप। आंख बंद कर लो और इन तीनों में करियर चॉइस कर लो। मैं कह रहा हूँ उसमें क्या करोगे जाके? भाई तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं करेगा तुम पे। देखो समझो इस बात को। अकाउंटिंग के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा दोस्त। कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए मैं आपके पास नहीं आऊंगा। मैं प्राइमा फेसी किसके पास जाऊंगा? तो तुम क्यों उसमें अपना टाइम खराब करोगे? अकाउंट टैक्सेशन टैक्सेशन में भी बच्चा अपना टाइम खराब करता है। देखो अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है फिर तो तुम्हें आना चाहिए सब कुछ, है ना? बट प्रैक्टिस में भी तुम कितना कर लोगे? स्पेशलाइज फील्ड तो देखोगे। आप टैक्स भी सीए से करवाओगे क्योंकि मोस्टली ऑडिट सीए को मिली है वहां पे, है ना? तो बेटर है ना तुम उस कोर फील्ड में अपना स्कोप बनाओ जहां पे तुम्हें लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे हम कर सकते हैं बढ़िया। तो ये तीन सबसे बेस्ट है भाई मेरे हिसाब से। तो भैया इसमें बच्चों को अपनी जान डाल देनी चाहिए। और कहाँ से? एग्जीक्यूटिव से। और आपको एग्जीक्यूटिव से ही अपना स्कोप क्लियर होना चाहिए भाई। ये नहीं कि सोचेंगे देखेंगे, मतलब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम सीरियस ही नहीं हो। पहला प्राइमा फेसी कॉन्सेप्ट ये है। जो बच्चा सीरियस हो पहले सोच के बैठा हो चुका। गेटिंग नोट? हाँ तो भैया इस पे अपना करियर फोकस करो। और कंपनी लो, पता है कंपनी लो तो तुम्हारा मतलब टिप्स में होना चाहिए। टिप्स में ये एसबीआई फालतू लेवल लो कुछ नहीं। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। लिटिगेशन अभी एडवोकेट्स ने वो डाल रखा है उसमें प्ले दो 16 मार्च को देखते हैं क्या फैसला आता है। पता लगे तुमसे लिटिगेशन ही छीन ली जाए ट्रिब्यूनल से। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट छीन ली फिर लेबर लॉ में क्या काम करोगे? जाके फॉर्म फाइल करोगे? समझ रहे हो बात को? तो कहने को तो फिर हजारों लॉज हैं। तो तुम्हारी एक्सपर्टीज किस में है? सीएस किस लिए जाना जाता है? कंपनी लॉ के लिए, फेमा के लिए, सेबी के लिए। और सेबी में एक गाइडलाइंस है। सेबी तो भैया राक्षस है। कितने गाइडलाइंस है वहां? आईबीसी इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड ट्रेंड में है। बहुत कुछ ट्रेंड में है दोस्त। इंसॉल्वेंसी क्या है? पहले ने एक एक एक्ट था, सिक्का एक्ट 1956, सिक कंपनी एक्ट। उसको हटा के क्या लाए? आईबीसी। तो कंपनी के क्लोजर को लेके, उसके रिहाबिटेशन को लेके लॉ लेके आईबीसी कोड, राइट? बट आईबीसी कोड में तुम सर्च करना बेटा, 90% एडवोकेट्स होंगे वहां पे। हाँ, नहीं सरफासी एक्ट अलग है बेटा। सरफासी एक्ट तो बैंकिंग रेगुलेशंस के लिए है कि बैंक अपने रिकवरी आसानी से कर सके अपने लोन्स वगैरह को। फाइनल में पढ़ोगे आप इसको। हालांकि पहले तो एग्जीक्यूटिव में था आपका आईबीसी कोड, अब नहीं, इसको हटा दिया। ये इसमें था ये कौन सा है ये? एसबीआई। इसमें था आपका आईबीसी कोड, अब नहीं है, हटा दिया उसको। पता नहीं क्यों हटा, लेकिन अच्छा है वो भी। ठीक है। आईबीसी अरे क्या है, कंपनीज एक्ट ही तो है। कंपनी में वाइंडिंग का प्रोसेस था, वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया उन्होंने? आईबीसी कोड में। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ सेपरेट लॉ नहीं है वो। ठीक है। तो कंपनी एक्ट में आज वाइंडिंग अप के प्रोसेस कहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं? आईबीसी कोड में। ठीक है। तो कुछ बेसिक्स ऐसा नहीं पूरा ट्रांसफर हो गया, सेक्शंस यहाँ पर भी हैं, बट प्रोसीजर कहाँ डिफाइन कर रखा है बेटा? आईबीसी कोड में। समझ रहे हो ना? वाइंडिंग अप तो तुमने पढ़ा भी नहीं है अभी कंपनी एक्ट में। नहीं पढ़ा ना, है ही नहीं सिलेबस में, तो कहाँ से पढ़ोगे? ठीक है। स्ट्राइक ऑफ तो है, वो तो 248 पढ़ाया तो है। हाँ वो तो है। खैर जो भी है, क्या लिखा हुआ है? फॉर्म सीएन। सीएन मतलब कन्वर्टेबल नोट्स। जब आप इशू करेंगे तो स्टार्टअप कंपनी इशू कर रही है बेटा किसको? तो आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? या अगर ट्रांसफर हो रहा है किसका, कन्वर्टेबल नोट्स का, तो भी आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। कौन फॉर्म फाइल करेगा? ट्रांसफर। ठीक है। एक नोट पॉइंट लिख लो, ये सारे फॉर्म किसको फाइल करने होते हैं हमें? एडी ऑथराइज बैंक को। ठीक है। लिखो, एक नोट पॉइंट लिखो। लिखो रिपोर्टिंग टू ऑथराइज डीलर बैंक, ऑथराइज डीलर बैंक ऑफ आरबीआई। खत्म कॉपी? तो लिखो फिर। बैंक कैटेगरी 1,
ठीक ठीक है। ओके। और बस फुल स्टॉप, खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है।